हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता ही है, एग्ज़ाम जो है 2-3 दिन में होने वाली है। तो आपको यहाँ पर अपना 100% देना है, अधिक टेंशन नहीं लेना है, अच्छा ही होगा। ओके, आज यहाँ पर अभी हम लोग 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। मैं खुद से ये पीपीटी बनाई हूँ आपके लिए, और आप इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर से देखेंगे, ठीक है। मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, क्वेश्चन को सर्च कर रही हूँ और पीपीटी बना के आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, बता रही हूँ आपको। तो आपको भी मेहनत करना होगा और लास्ट तक क्लास को ज़रूर देखना होगा, ठीक है। और जिस किसी ने भी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ को नहीं किया है, वो एग्ज़ाम देने जाने से पहले आप किसी भी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। ये इसमें आप ही का फ़ायदा होने वाला है। ओके, तो देखिए, मेरी तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं आपके लिए, आप लोगों के लिए क्वेश्चंस को सर्च करती हूँ। कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वैसे क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड की हूँ। तो आपको भी कोऑपरेट ज़रूर करना होगा मेरे साथ, आपको मेहनत भी करना होगा। और अभी लास्ट टाइम है ना, लास्ट 1-2 दिन में क्या करना होगा, आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस कीजिए, मेरे क्लासेस को कीजिए, अदर यूट्यूब चैनल से हेल्प लीजिए, बुक से पढ़िए, लेकिन क्वेश्चंस को अधिक अटैम्प्ट करने की आप कोशिश कीजिएगा। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस को देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया है। तो ये आप सभी को पता ही होगा, कई बार हम लोगों ने इसे प्रैक्टिस किया है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड होगा, जो कि 6 से 14 वर्ष तक। और ये अनुच्छेद कितना है आप याद कर लीजिएगा, जो आर्टिकल है वो 21A है, और ये भाग कितना में आता है, ये भाग 3 है। ओके, जो आर्टिकल होते हैं ना, आर्टिकल्स, उसमें भाग 3 है। और इसको छिया और इसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का मौलिक अधिकार माना गया है। इसको आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ये हम लोगों ने कई बार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है। देखिए, 90 से 110 के बीच में है बुद्धि लब्धि, वह बच्चा कैसा होगा। एक तो सामान्य है, प्रखर बुद्धि है, उत्कृष्ट है और प्रतिभाशाली है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि है सामान्य बुद्धि होगा, है ना। सामान्य बुद्धि वाले बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 90 से 110 के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, इसको नोट डाउन कर लेंगे। 130 से जिसकी अधिक होती है बुद्धि लब्धि, उसे प्रतिभावान या प्रतिभाशाली बच्चे बोलते हैं। और 121 से 130 के बीच जो है, ये प्रखर बुद्धि माना जाता है। 111 से 120 के बीच में वाले बच्चे को तीव्र बुद्धि माना गया है। और 91 टू 110 110 तक इसे सामान्य बुद्धि माना गया है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर 81 टू 90 वाले बच्चे को मंद बुद्धि के कैटेगरी में रखा गया है। 71 टू 80 वाले बच्चे को अल्प बुद्धि में रखा गया है। और 71 से कम वाले बच्चे को जड़ बुद्धि के कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। ये IQ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन के सर्वाधिक अच्छी विधि कौन है। बच्चे के जो वृद्धि और विकास, ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के स्टडी के लिए सबसे अच्छी मेथड कौन सी है। विकासीय विधि, सांख्यिकी विधि, तुलनात्मक विधि और मनोविश्लेषण विधि। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, विकासीय विधि होगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है। एक जो टीचर होते हैं, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। बच्चे का सर्वांगीण विकास, आजीविका कमाना, पढ़ना एवं लिखना सीखना और बौद्धिक विकास। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बच्चे का सर्वांगीण विकास, ठीक है। सर्वांगीण विकास में सब तरह का विकास यहाँ पर किया जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, यदि बच्चे की मानसिक आयु 5 है तथा वास्तविक आयु 4 है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी। यानी कि यहाँ पर IQ निकालना है। IQ का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को पता ही होगा। यहाँ पर मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। और ये फॉर्मूला किसने दिया था, तो आप लिख लेना, यहाँ पर टर्मैन ने दिया था, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए मानसिक आयु कितनी है 5 है अपॉन जो वास्तविक आयु मान लीजिए रियल एज ये 4 है, इसको अपोन में रखते हैं 4 इंटू यहाँ पर कितना होगा 100 होगा, इसको काटेंगे तो कितना टाइम में जाएगा 25, ठीक है। और ये 25 इंटू 5 कितना होगा यहाँ पर 125। तो इस तरह से हम लोग IQ को निकालते हैं। फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला है IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज या फिर वास्तविक एज रियल एज आप कह सकते हैं, और इंटू में 100 करना है। ये फॉर्मूला किसने दिया था, अगर आएगा तो ये टर्मन ने दिया था, इसको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है। जो मनोविज्ञान शिक्षा है ना ये जो मनोविज्ञान है ना ये शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है यहाँ पर बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा स्किनर का है, ठीक है। और इन्होंने ही क्रिया प्रसूत सिद्धांत को दिया था और स्किनर ने ही चूहे पर प्रयोग किया था, इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है। चूहे पर इन्होंने प्रयोग किया था, स्किनर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। 5 वर्ष में, 4 वर्ष में, 3 वर्ष में या फिर 6 वर्ष में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, 5 वर्ष में बच्चे जो होते हैं ना हिंदी अक्षरों को समझने या फिर पहचानने लग जाते हैं अच्छे से पूरी तरह। नेक्स्ट है 8 नंबर एलेक्सिया है, एलेक्सिया कह लीजिए या फिर आप यहाँ पर डिसलेक्सिया, ये सेम चीज़ है, यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। डिसलेक्सिया तो एलेक्सिया क्या है, सीखने की अक्षमता है, लिखने की अक्षमता है, पढ़ने की अक्षमता है या फिर सुनने की। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, ये पढ़ने की अक्षमता है। रीडिंग रिलेटेड हमें प्रॉब्लम्स आती है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और लिखने की अक्षमता को क्या कहा जाता है, डिसग्राफिया। ग्राफ का मतलब क्या होता है, लिखना होता है, टू राइट होता है। तो लिखने में जो भी प्रॉब्लम्स आती है, डिसेबिलिटी जो होते हैं लिखने की, उसको हम लोग डिसग्राफिया कहते हैं। तो ये मैं सेपरेट वीडियो बनाई हूँ इस पर, जितने भी डिसेबिलिटीज़ हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा। ट्रिक वाइज मैं समझाई हूँ अच्छे से, आपको क्लास में याद हो जाएगा, बाद में प्रैक्टिस करने की कोई नीड नहीं होगी अगर आप उस क्लास को देख लिए तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है और इम्पॉर्टेंट है, पियाजे के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी है, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस वर्ष से किस वर्ष मानी गई है। आप यहाँ पर ये चार्ट को देखिए। संवेदी प्रेषक यानी कि सेंसर मोटर स्टेज जो है ये 0 से यानी कि जन्म से 2 वर्ष माना गया है। पूर्व संक्रियात्मक यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है, यहाँ ऑपरेशनल का स्पेलिंग गलत है, आप सुधार लेंगे, ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष माना है। मूर्त संक्रियात्मक ये जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ये 7 से 11 वर्ष। और औपचारिक संक्रियात्मक यानी कि यहाँ पर फॉर्मल होगा, ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशनल जो है ये 11 से 17 वर्ष। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यहाँ पर पूछा है, तो ये कितना होगा 11 से 15 वर्ष या फिर इससे अधिक भी हो सकता है ना। यहाँ पर देख लीजिए 11 से 17 होगा या फिर 11 से आप अधिक मान सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो गए। और जीन पियाजे ने ही अपने बच्चों पर इन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अगर पूछा जाता कि कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था, तो वो कौन हो जाएंगे, वो जीन पियाजे हो जाएंगे। और इन्होंने जो है 4 अवस्थाएं दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। 4 अवस्थाएं ये चारों हैं, आप यहाँ देख लिए हैं। नेक्स्ट है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। देखिए जो प्रेगनेंसी के टाइम में गर्भ में बालक को डेवलप होने में कितने टाइम लगता है, वैसे माना जाता है कितना 9 महीने माना जाता है ना। और 1 महीने में कितना दिन होता है 30 होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हुआ 27, यानी कि 270 से 280 के बीच होता है ना, इतने दिन लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए 150 से 390 है, 280 है, 260 है। तो यहाँ पर हम 270 तो है नहीं, तो आसपास के ले लेंगे, यानी कि 280 दिन लगते हैं। इसको आप याद कर लीजिएगा। तो 270 के आसपास जो भी होगा उसको आप टिक कर लेंगे, ठीक है। टाइम आगे पीछे हो सकता है।
नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था यहाँ पर पूछा है। तो 11 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी नहीं होगा, यहाँ पर पेस्टालॉजी होगा। ठीक है, यहाँ पर पेस्टालॉजी होगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको आप सुधार लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 वर्षीय पुत्र बोला है, अपने बच्चों पर किसने प्रयोग किया था ये नहीं बोला गया है, बस 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किसने किया था, तो पेस्टालॉजी होगा। यहाँ पर आप सुधार लेंगे, जेम्स सेली नहीं होगा, स्टैनले नहीं होगा, वाटसन नहीं होगा, तो ये पेस्टालॉजी होगा। नेक्स्ट है 12 नंबर, बालक का विकास होता है, जो चाइल्ड का डेवलपमेंट कैसे होता है? पैर से सिर, पहले पैर से वो करना सीखता है या फिर सिर को? सेकंड है सिर से पैर की ओर, दोनों ओर से, इनमें से कोई नहीं। दोनों ओर से तो बच्चा बिल्कुल नहीं, बच्चों का विकास होता है। तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, सिर को बैलेंस करना सीखता है, उसके बाद हाथ पैर पर वो काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 13 नंबर, विकास के संबंध में गलत कथन क्या है? देखिए डेवलपमेंट से संबंधित रिलेटेड जो गलत कथन यहाँ पर देखना है, गलत किस में नहीं बोला गया है, किस में सही बोला गया है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये तो सही है। तो दिशा, सिर से पैर, अभी जस्ट हम लोगों ने क्या था कि हाँ जो विकास जो होती है बच्चों में, वो दिशा जो डायरेक्शन होती है वो सिर को बैलेंस करता है पहले, उसके बाद हाथ पैर। ठीक है, वर्तुलाकार, विशिष्ट से सामान्य, वर्तुलाकार गति भी होती है, विशिष्ट से सामान्य यहाँ पर ये गलत है, गलत ये चीज़ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये, पहले सामान्य होता है उसके बाद विशिष्ट होता है, अगर ऐसे होता तो ये करेक्ट हो जाता है, लेकिन विशिष्ट से सामान्य की ओर ये नहीं होगा, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, कौन सा गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है? डिम्ब ये तो है, बीजकरण भी है, भ्रूण अवस्था भी है, शेषावस्था गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, इसमें तो बच्चे का बर्थ हो जाता है ना शेषावस्था में, और इसको कितना 0 से 5 वर्ष माना गया है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, जो कि गर्भाधान काल की अवस्था शेषावस्था बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है मानव जीवन की मनोवृत्ति एकता कहलाती है, मानव जीवन की जो मनोवृत्ति है वो क्या कहलाती है? एकता कहलाती है। मन तथा शरीर का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास और शरीर तथा हृदय का विकास। तो 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, जो कि मन तथा शरीर का विकास है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट है गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, सबसे पहले किस चीज़ का निर्माण होता है? सिर का होता है, पैर का होता है, धड़ का होता है या फिर सभी का होता है? तो गर्भ में सबसे पहले जो निर्माण होता है ना वो सिर का होता है, पहले हेड का फॉर्मेशन होता है वहाँ पर, तो ऑप्शन ए यानी कि फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी को पता ही होगा कि कितनी बोन होती हैं शिशुओं में। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 270। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, एक जो गुड टीचर है वो स्टूडेंट के बीच में किस चीज़ को बढ़ावा देता है? सहयोग की भावना, योग्यता होगा, योग्यता की भावना, प्रतिद्वंदिता की भावना या फिर तटस्थता की भावना। तो एक जो गुड टीचर होते हैं ना वो सहयोग की भावना को क्या करता है? बढ़ावा देता है, प्रोत्साहित करता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है बालक के जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क का भार कितना होता है? जब बच्चे का जन्म होता है तब जो ब्रेन होता है उसका वेट कितना होता है यहाँ पर बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड होगा, 350 ग्राम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पना जगत में विचरण करता है, कौन कल्पना जगत में विचरण करता है? इमेजिनेशन बस वो करता रहता है। शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर शेषावस्था व किशोरावस्था। तो देखिए शेषावस्था में भी बच्चे जब छोटे होते हैं उन्हें पालने में बेड पर कहीं पर भी हम उन्हें लिटाए होते हैं, सुलाए होते हैं, तो बच्चे वो क्या करता है? विचरण, वो कल्पना ही करता है छोटा बच्चा। और शेषावस्था किशोरावस्था में भी बच्चे अधिक क्या करते हैं? वो इमेजिन ही करते रहते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर बताना है लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियाँ अधिक बुद्धिमान होती है, सामान्यतः
लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, या फिर बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। तो देखिए भेदभाव बिल्कुल नहीं होता है, ये सब लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है ये सब हम नहीं बोल सकते हैं, ऑप्शन सी भी नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा बुद्धि जो इंटेलिजेंस है ना, इसका जेंडर पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसका संबंध लिंग से बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। यही जो कथन आप देख रहे हैं 4th नंबर, यही करेक्ट होगा। बुद्धि का संबंध, बुद्धि का लिंग से कोई भी संबंध नहीं होता है, इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां, ये सब बिल्कुल नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है। क्वेश्चन नंबर 22 है। तो जब भी किशोरावस्था की बात आए, इसका आप स्टेनले हॉल को करेक्ट आंसर करेंगे, और इन्होंने एक बुक लिखी थी जो कि एडोलसेंट नाम है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और एक बार मैं स्टेटमेंट पढ़ दे रही हूँ। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें बहुत सारे चेंजेस होती हैं, आप सभी को पता ही है। इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन जो है स्टेनले हॉल का है, और इन्होंने ही इस एडोलसेंट बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक का विकास परिणाम है। बालक का विकास परिणाम क्या है। वंशानुक्रम है, वातावरण है, और वंशानुक्रम, वातावरण की अंतःक्रिया, आर्थिक कारक। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 होगा, जो कि है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ठीक है, ये दोनों ही। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है। वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की, या फिर समायोजन के। इसका करेक्ट आंसर होगा समायोजन में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को किशोरावस्था में, क्योंकि मेल फीमेल गर्ल्स बॉयज़ दोनों में इसमें एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम होती है, शारीरिक चेंजेस होने लगते हैं इसमें। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, फर्स्ट में बताई थी सबसे पहले। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, और इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है। आई थिंक ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है यहाँ पर टाइपिंग में, तो इसको आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन नहीं है पर ध्यान देना है। डेवलपमेंट को कौन सा कारक है वो इफ़ेक्ट नहीं करता है। धार्मिक वातावरण, परिवार की आर्थिक स्थिति, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार का वातावरण। तो 27 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए धार्मिक वातावरण। ये जो है ना धार्मिक वातावरण, ये विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, और ये आप देख रहे हैं जो 2nd, 3rd, 4th ये प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है 28 नंबर, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है। नैतिक तर्क का, ठीक है, अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 28 का ऑप्शन ए कोहल वर्ग ने किया है। और एरिक्सन कौन है। एरिक्सन जो है ये मनोसामाजिक हैं, मनोसामाजिक पर कार्य किया है। और फ्रायड है, मनोविश्लेषणवाद है। पावलोव जो है इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, और शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को इन्होंने ही दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था। देखिए वैसे तो चूहों पर प्रयोग जो वो है ना अपने स्किनर साहब ने किया था चूहे पर प्रयोग, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि वंशानुक्रम से संबंधित, हेरिडिटी से रिलेटेड चूहों पर प्रयोग किसने किया था। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा 29 का ऑप्शन सी होगा, मेंडल ने किया था, ठीक है, ऑप्शन सी। और इन्होंने मटर पर भी प्रयोग किया था। नेक्स्ट है विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु अध्यापक को चाहिए कि वह। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास को विकसित करने हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को, या फिर विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, ठीक है। तो ये थे 30 क्वेश्चन, एक इसमें से रॉन्ग निकला, उसे मैं सुधार दूंगी। और इधर ये सब देखिए, ये मैं बनाई नहीं हूँ PDF, ये आप लोगों के लिए कल अपलोड होगा,
तो इसे आप ज़रूर देखेंगे, ठीक है। इधर मैं कंप्लीट करके ये क्लास लूँगी फिर। तो कैसी लगी आपको? और इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताती हूँ उसको भी ध्यान देना, उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ओके। तो इसको ध्यान रखना है आपको, और कमेंट करके बताइएगा अपना स्कोर कितना हुआ। तो चलिए फिर क्लास को ऑफ करते हैं।